महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है महाड़। उस गांव में एक चौधर तालाब है जहां अस्पृश्य लोगों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हजारों लोगों ने उस तालाब की तरफ कूच किया और जाकर उस तालाब से पानी पिया। इसी इवेंट को महाड़ सत्याग्रह के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जो महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को एक तालाब में पानी पीने से शुरू हुआ था, उसका कल्मिनेशन उसी साल 25 दिसंबर को महाड़ में मनुस्मृति का दहन कर हुआ। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है कमल रावत और आज हम महाड़ सत्याग्रह के उन पहलुओं के ऊपर से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप किसी भी पूर्वाग्रह से मत आइए, किसी भी साइड से मत आइए, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी मत आइए। सत्य का सबसे बड़ा शत्रु पूर्वाग्रह होते हैं। अगर आप पहले से मन बनाकर बैठे हुए हैं कि ये सही है या ये गलत है, तो सत्य की खोज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वीडियो में मैं जितने भी एविडेंसेस दूंगा, सारे के सारे एविडेंसेस अंबेडकर जी की खुद की राइटिंग से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर अंबेडकर जी की स्पीचेस और राइटिंग बहुत डिटेल्स में अवेलेबल है। उन्हीं के वॉल्यूम नंबर 38 में महाड़ सत्याग्रह का जिक्र है, चैप्टर नंबर 17 में। तो उसी चैप्टर से मैंने लगभग सारे फैक्ट्स लिए हैं। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी 25 दिसंबर 1927 को, उस भीड़ को पहले से पता था कि वहाँ पर मनुस्मृति को जलाया जाएगा? द आंसर इज़ नो। उनको नहीं पता था, क्योंकि अंबेडकर ने जो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उन पैम्फलेट्स में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे। दूसरा, क्या वहाँ पर मनुस्मृति को सचमुच जलाया गया? तो इस बात का ऑब्वियसली कोई फोटो प्रूफ या कोई वीडियो प्रूफ तो है नहीं, लेकिन अंबेडकर की राइटिंग में ये है कि मनुस्मृति को जलाया गया, तो हम ये मान लेते हैं कि मनुस्मृति को जलाया गया। क्या मनुस्मृति को एजेंडे के हिसाब से जलाया गया? तो एजेंडे के हिसाब से नहीं जलाया गया, क्योंकि एजेंडे के हिसाब से मनुस्मृति को जलाना था 3 बजे और मनुस्मृति को जलाया गया रात को 9 बजे। क्या मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव अंबेडकर ने दिया था? अगेन आंसर इज नो। मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव एक चित्पावन ब्राह्मण जिनका नाम था गंगाधर सहस्त्रबुद्धे, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, वो एक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। अंबेडकर ने ना प्रस्ताव दिया, ना तो वो रिजोल्यूशन दिया, ना उस रिजोल्यूशन को पास किया, ना उस रिजोल्यूशन के सिग्नेटरी हैं अंबेडकर। अगला प्रश्न, क्या मनुस्मृति को बेइज्जत करके जलाया गया? तो द आंसर इज नो, क्योंकि मनुस्मृति का दहन जिस जगह पे किया गया, वहाँ पर एक वेदी बनाई गई थी, एक हवन कुंड बनाया गया था। उस हवन कुंड को गाय के गोबर से लीपा गया था। उस हवन कुंड में चंदन की लकड़ियाँ डाली गई थी। उस हवन कुंड के चारों तरफ 4 खंबे लगाए गए थे, जैसे कि नॉर्मली हवन कुंड में होता है कि चारों तरफ खंबे लगाए जाते हैं, फिर उनको पत्ते बांधे जाते हैं चारों तरफ। तो पूरा डेकोरेशन किया गया था और डेकोरेशन करके किया गया था। अगला प्रश्न, क्या अंबेडकर ने खुद मनुस्मृति को जलाया? अगेन आंसर इज नो। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। अंबेडकर की राइटिंग में ये पता चलता है, अंबेडकर की राइटिंग से ये पता चलता है कि मनुस्मृति को जलाने का काम गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने 5 या 6, उसमें 5-6 लिखा हुआ है, 5-6 दलित साधुओं ने गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, जो कि ब्राह्मण था, उसके साथ मिलकर मनुस्मृति को जलाया गया। क्या अंबेडकर मनुस्मृति विरोधी थे? इस बात का उत्तर है हाँ, अंबेडकर मनुस्मृति विरोधी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी राइटिंग्स में बहुत डिटेल में मनुस्मृति का स्क्रूटनी की हुई है, तो वो विरोधी थे। क्या अंबेडकर ने 25 तारीख को जो भाषण दिया था, मनुस्मृति के जलाने से पहले अंबेडकर का बहुत लंबा भाषण हुआ था, जिनमें उन्होंने यूरोप का जिक्र किया, जिनमें उन्होंने जापान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी, ये सब चीज़ों का जिक्र किया, बहुत सारी बातें, वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला, बहुत सारा कुछ बोला। तो अंबेडकर के इतने लंबे भाषण में कहीं पर भी अंबेडकर ने ये नहीं बोला कि आगे हम मनुस्मृति का दहन करेंगे। उस दिन के एजेंडा में ज़रूर मनुस्मृति का दहन लिखा हुआ था, लेकिन वो जो एजेंडा होता है वो नॉर्मली लीडरशिप के लिए होता है, वो आम जनता के लिए नहीं होता। आम जनता में जो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उनमें कहीं पर भी मनुस्मृति के दहन का कोई जिक्र नहीं था। मनुस्मृति की कौन सी प्रति को जलाया गया, कौन सी कॉपी को जलाया गया? तो हालांकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने मेधा तिथि की मनुस्मृति को जलाया, या उन्होंने मनुस्मृति की कोई संस्कृत कॉपी जलाई, या हिंदी कॉपी जलाई, या हिंदी ट्रांसलेशन जो भी जलाया, इस बात का कहीं पे कोई एविडेंस मुझे तो नहीं मिला। अंबेडकर ने मनुस्मृति का इंग्लिश वर्जन पढ़ा है। इंग्लिश वर्जन मनुस्मृति को इंग्लिश में विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया था।
विलियम जोन्स जो है वो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश जज थे। उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया था। बहुत ही बेकार ट्रांसलेशन है। अगर वो जलाया गया है तो सही जलाया गया है। मैं खुद भी उसको जला दूंगा, क्योंकि उसमें मनुस्मृति का सही तरह से ट्रांसलेशन है नहीं। जो भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है उसको उन्होंने गलत तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो हालांकि इस चीज़ का प्रूफ नहीं मिलता अंबेडकर के नेतृत्व में उस दिन कौन सी मनुस्मृति जलाई गई, लेकिन मुझे जो लगता है, अब ये मेरा ओपिनियन है, मेरे ख्याल से मनुस्मृति की जो प्रति जलाई गई वो विलियम जोन्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली प्रति थी। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जो है उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन, क्या इस बात का कोई एविडेंस है, कहीं पर कोई एविडेंस हो, किसी व्यक्ति ने बोला हो कि उसके सामने मनुस्मृति का दहन किया गया? तो अगेन द आंसर इज नो। ना तो उन 5-6 दलित साधुओं के बारे में किसी को पता, ना कोई प्रत्यक्षदर्शी था, ना कहीं पर भी इस बात का कोई रिकॉर्ड आया जहाँ पे किसी ने ये स्टेटमेंट दी हो कि मेरे सामने जलाया गया, मैंने देखा ऐसा होते हुए। ऐसा कहीं पर नहीं बोला गया, कहीं पर नहीं देखा गया। हाँ, अंबेडकर की राइटिंग में ये ज़रूर आता है। और आप इस बात को सोचिए कि ये 25 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर मतलब कड़ाके की ठंड, 1927, जब लाइट्स वगैरह जो है नहीं होती होंगी। तो उस समय पे रात को 9 बजे तक कितने लोग रुके होंगे भाषण सुनने के लिए, कितने नहीं रुके होंगे, कितने एजेंडा को फॉलो कर रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं है। ये मैं आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ। क्या गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, जिस ब्राह्मण ने मनुस्मृति को जलाया, क्या उसको अंबेडकर का समर्थन था? तो मेरे विचार से बिल्कुल समर्थन था। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अंबेडकर उस सभा के चेयरमैन थे, तो और एजेंडा पहले से था, और एजेंडे में मनुस्मृति को जलाना था। हालांकि ये पैम्फलेट में अंबेडकर ने नहीं डाला था। दूसरी चीज़ कि इस इंसिडेंट के बाद गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे को अंबेडकर ने अपने जनसत्ता अखबार का एडिटर बना दिया था। तो मेरे विचार में समर्थन था। तो ये सब हैं फैक्ट्स। अब हम इन फैक्ट्स का करेंगे विश्लेषण, और विश्लेषण भी अंबेडकर की राइटिंग से ही करेंगे। महार सत्याग्रह को समझने के लिए पहले हमें ब्रिटिश माइंडसेट को समझना पड़ेगा। अंग्रेज जिस भी देश में जाते थे उस देश की फॉल्ट लाइंस को देखते थे और उस देश की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते थे ताकि वो उस देश में हमेशा अनरेस्ट रखें। क्यों? क्योंकि अगर देश के लोग आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। इंडिया में ब्रिटिशर्स के लिए बड़ी परेशानी थी, क्योंकि 1857 का बहुत मेजर सत्याग्रह हुआ, बहुत मेजर आंदोलन हुआ था, जिसमें एक बार तो अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ के भगा ही दिया था। तो भारत में ब्रिटिशर्स ने जो फॉल्ट लाइन्स आइडेंटिफाई की थी, उसमें सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन थी रिलीजियस फॉल्ट लाइन, और दूसरी फॉल्ट लाइन थी कास्ट फॉल्ट लाइन। कास्ट हालांकि इतनी बड़ी लाइन नहीं थी, क्योंकि कास्ट कॉन्शियसनेस भारत में थी नहीं उससे पहले, ब्रिटिशर्स से पहले। पहली बार, अगर भारतीय इतिहास में पहली बार अगर किसी ने कास्ट सेंसस कराया है तो वो ब्रिटिशर्स ने कराया है। ब्रिटिशर्स ने पहली बार कास्ट सेंसस जब कराया तो ब्रिटिश अधिकारियों के ये बयान हैं कि जब वो जाति पूछने के लिए लोगों के पास जाते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि लोगों को अपनी जाति ढंग से पता नहीं होती थी, तो ब्रिटिशर्स उनको किसी ना किसी एक ब्रैकेट में डालते थे। अब ये ब्रैकेट में डालने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने लोगों को एक ब्रैकेट में डाल दिया, आपने लोगों को बोल दिया कि तुम ये वाली ब्रैकेट हो, तुम ये वाली ब्रैकेट हो, तुम ये वाली ब्रैकेट हो, तो आपस में उनको लड़ाना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि एक नेता को आप उसी ग्रुप से खड़ा कीजिए। एक कास्ट लीडर को ग्रूम करना है बस ब्रिटिशर्स को। उस कास्ट लीडर को जब वो ग्रूम करेंगे तो वो कास्ट लीडर अपनी जाति में, जाति के लोगों में या तो ब्रिटिशर्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करेगा या फिर वो तटस्थ कर देगा। तटस्थ करने का मतलब है वो ये कहेगा कि देखो हम पे तो पहले भी अत्याचार हो रहा था, अब ये अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है। तो जैसे हमारे लिए ब्राह्मण थे वैसे ही हमारे लिए ये हैं। ये चीज़ आपको हर जगह पे दिखाई देगी। ये चीज़ आपको आर्यन इन्वेजन थ्योरी में दिखाई देगी कि पहले भी ये तो पहले भी बाहर से आए हैं, तो ब्रिटिशर्स अगर बाहर से आ गए तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि यहाँ के तो मूल निवासी भी बाहर से आए हैं। तो ये अंग्रेज़ों की एक थ्रेड आपको हमेशा दिखेगा। बिल्कुल फ्लॉड थ्योरीज़ हैं, लेकिन एक ही फ्लॉड थ्योरी को अगर आप बार बार बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है। दूसरा, हमें भारत की अपनी व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। भारत की अपनी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि भारत के अंदर जलाशयों को, जो पानी वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, भारत के अंदर जलाशयों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। अब भारत के अंदर कभी भी सेंट्रलाइज प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई जलाशय है, मान लीजिए किसी गांव में कोई पोखर है, पोखर मतलब तालाब, गांव में कोई तालाब है, तो उसी गांव के लोग उस तालाब की प्रोटेक्शन करेंगे। और ये कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा थी कि हम जब बच्चे थे तो हम अपने बचपन में भी देखते थे कि
तालाब के अंदर चप्पलों से जाना अलाउड नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले मैं गंगा जी में गया था और मेरा बेटा चप्पल पहन के गंगा जी के अंदर जा रहा था, तो वहाँ खड़ी हुई एक महिला ने उसे डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं है गंगा जी हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, इसमें चप्पल पहन के नहीं जाते। ये कॉन्शियसनेस आज तक भी लोगों में है। तो भारत में जलाशयों को लेकर एक पूजा का भाव रहता है और मनुस्मृति ये कहती है, अब मैं मनुस्मृति को लेकर आता हूँ। मनुस्मृति जो है उसमें वाटर बॉडीज़ के प्रोटेक्शन, वाटर बॉडीज़ के कंटेमिनेशन, वाटर बॉडीज़ के ओनरशिप, इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे वर्सेज हैं। जैसे मनुस्मृति में कंटेमिनेशन के ऊपर बहुत सारे वर्सेज हैं, जहाँ पे वो ये कहती है कि आप वाटर बॉडीज़ के अंदर यूरिनेट नहीं कर सकते, वाटर बॉडीज़ के अंदर सलाइवा नहीं फेंक सकते, थूक नहीं फेंक सकते, वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरह से मनुस्मृति के अंदर ऐसे भी श्लोक हैं जहाँ पे वो ये कहती हैं कि अगर किसी की प्राइवेट वाटर बॉडी है, मान लीजिए मैंने अपने लिए कुआं खुदवाया है, तो अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ और वहाँ पे मैंने कोई प्राइवेट वाटर बॉडी देखी है, तो उस प्राइवेट वाटर बॉडी से मुझे पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? पता नहीं, दूसरे की शुचिता पता नहीं कैसी है। हो सकता है कि मेरी वाटर बॉडी ऐसी है कि मैंने ये बोला हुआ है कि जब तक मैं सुबह की पूजा ना कर लूँ तब तक मैं इस वाटर बॉडी में से पानी नहीं निकालूंगा। तो सबकी वाटर बॉडी, सबके जो तालाब होते थे वो अपनी अपनी जाति के अलग से होते थे। ऐसा नहीं है कि महाड़ जाति के शूद्र जो है वो प्यासे मर रहे थे या अनटचेबल जो है वो प्यासे मर रहे थे। उनके अपने वाटर रिसोर्सेज थे, ब्राह्मणों के अपने वाटर रिसोर्सेज थे, सबके अपने वाटर रिसोर्सेज थे और हर एक के वाटर रिसोर्सेज के अपने खुद के रिचुअल्स थे। मान लीजिए मेरे घर में तालाब है और मैंने ये प्रण किया हुआ है कि सुबह जब मैं इनकी पूजा ना कर लूँ जब तक तालाब की, तब तक तालाब से कोई एक मटका भी पानी नहीं लेगा। अब ये जो तालाब है ये मेरा अपना तालाब है, ये मेरा व्यक्तिगत तालाब है। इसी को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो कम्युनिटीज़ के तालाब होते हैं। जैसे किसी गांव में एक ब्राह्मण कम्युनिटी का तालाब हो गया, या एक, अभी भी आप देखेंगे तो क्लब्स भी तो यही है। जिमखाना क्लब में कोई भी जा सकता है क्या? जिमखाना क्लब में केवल वही जा सकते हैं जहाँ पे जिनके पास जिमखाना क्लब की मेंबरशिप होती है। तो वो जो तालाब था, जो महाड़ का तालाब है, वो ब्राह्मणों का तालाब था। तो ब्रिटिशर्स ने इस फॉल्ट लाइन को देखा और ब्रिटिशर्स ने इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने सेलेक्टिवली वाटर बॉडीज़ को पब्लिक करना शुरू कर दिया। और जब वो वाटर बॉडीज़ को पब्लिक करते तो फिर वो वहाँ की जनता को पुश करते कि देखो ये पब्लिक वाटर बॉडी है, अब इस पर केवल इन ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है, अब यहाँ पे कोई भी जाके पानी पी सकता है। लेकिन भारत के अंदर इतनी कॉन्शियसनेस थी, भारत के जनमानस के अंदर, कि ब्रिटिशर्स ने अगर तालाब को पब्लिक भी कर दिया है तो भी उस तालाब में ना तो क्षत्रिय जाएगा, ना शूद्र जाएगा, ना वैश्य जाएगा। अगर वो ब्राह्मण का तालाब है तो कोई उस तालाब में नहीं जाएगा। आपस में इतनी कम्युनिटीज़ के बीच में इतनी रिस्पेक्ट थी। अगर वो शूद्रों का तालाब है तो ना उसमें ब्राह्मण जाएगा, ना वैश्य जाएगा, ना शूद्र, ना क्षत्रिय जाएगा। अगर वो क्षत्रिय का तालाब है तो और कोई नहीं जाएगा, केवल क्षत्रिय जाएंगे। और क्षत्रिय भी मान लीजिए केवल हमारे क्लान, हमारा जो गोत्र है, अगर वो गोत्र का तालाब है तो दूसरे गोत्र वाले जो हैं वो नहीं जाते थे। इस तरह की म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा से रही है भारत में, और इस तरह के म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही ये देश चलता था। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरह से आपस में फुटाव डलवाएं, आपस में वैमनस्य किस तरह से करवाएं, क्योंकि जब तक कोई टकराव नहीं होगा तब तक आपस में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहेगी। तो ब्रिटिशर्स ने इस तालाब को पब्लिक कर दिया, और तालाब को पब्लिक करने के बाद भी कोई भी शूद्र या अन्य कोई भी वहाँ पर जाकर पानी नहीं पीता था। अंबेडकर जी को यदि हम देखें तो अंबेडकर जी ने 1924 में एक बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई थी। उस सभा का पर्पस था, बहिष्कृत हितकर्मी सभा एक ग्रुप बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका पर्पस था टू एजुकेट द डिप्रेस्ड क्लास। लेकिन 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने, बॉम्बे मतलब मुंबई नहीं, बॉम्बे मतलब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया अंबेडकर को। अंबेडकर की यहाँ से पॉलिटिकल यात्रा शुरू हुई। अब पॉलिटिकल यात्रा, पॉलिटिक्स का स्वभाव आज भी वही है जो उस समय था। पॉलिटिक्स का स्वभाव हमेशा टकराव वाला रहा है। पॉलिटिक्स का स्वभाव हमेशा एक ग्रुप को नीचा करके दिखाने का रहा है कि तुम जो हो, तुम दबे हुए हो, तुम कुचले हुए हो, मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। 1926 में ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर को आइडेंटिफाई किया और अंबेडकर को आइडेंटिफाई करके उनको मेंबर बना दिया। और 1926 में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के बाद अंबेडकर ने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि अंबेडकर ने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पर हम दलितों का सपोर्ट ले सकते हैं।
सबसे आसान उन्हें जो दिखा वो दिखा महाड़, क्योंकि वो उनका अपना लोकल एरिया था, वहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे और महाड़ का जो तालाब था उसको पब्लिक कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो 1926 में अंबेडकर ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते हैं और 1927 के शुरुआत में, मार्च 1927 में उन्होंने महाड़ में ये सत्याग्रह शुरू किया। और ब्राह्मणों ने कभी ये सोचा भी नहीं था, वहाँ के जो अपर कास्ट थे सो कॉल्ड, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कोई आंदोलन होगा जहाँ पे हमारे तालाब को दूषित करने के लिए लोग आएंगे। दूषित करने के लिए कोई क्यों आएगा? किसी के तालाब को भी दूषित करने के लिए आप क्यों जाएंगे? ये ऐसे समझिए जैसे मैंने घर में मटका रखा हुआ है, तो मेरे घर के मटके को कोई भी दूषित करने के लिए क्यों आएगा? अगर मैंने रूल भी बना रखा है कि मेरे घर के मटके से केवल मैं पानी पीऊँगा, तो उसको दूषित करने के लिए भी भला कोई क्यों आएगा? लेकिन अम्बेडकर ने ये किया और अम्बेडकर ने ये पूरी गैदरिंग ऑर्गेनाइज़ की और गैदरिंग ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने पानी पिया। जब अम्बेडकर ने पानी पिया तो इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिलता कि उसका किसी ने कोई विरोध किया हो उस दिन। लेकिन क्योंकि ये बात शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी कि इतना बड़ा इवेंट हो सकता है। लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों ने विरोध किया और जिस ब्राह्मण ने विरोध किया अम्बेडकर ने उसको जेल में डलवा दिया। तो इस प्रकार कुछ ब्राह्मण 4 महीने तक जेल में रहे। ये अम्बेडकर की राइटिंग्स में मिलता है। आप सोचिए यदि आप उनकी जगह होते, अपर कास्ट की जगह, तो आप क्या करते? ऑब्वियसली कोर्ट में जाओगे। तो अपर कास्ट के लोग महाड़ सिविल कोर्ट में गए और वहाँ से स्टे लेकर आए। अम्बेडकर का प्लान था कि ये पानी पीने का इवेंट रोज़ किया जाएगा, बार बार किया जाएगा ताकि ये नॉर्मल हो जाए। लेकिन महाड़ सिविल कोर्ट से जो वहाँ के अपर कास्ट थे वो स्टे ऑर्डर लेकर आ गए। अब अगर वो स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं, इसका मतलब कोर्ट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो, इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे उन्होंने ये सबूत दिए होंगे कि ये जो तालाब है ये हमारा प्राइवेट तालाब है, दिस कैन नॉट बी ए पब्लिक तालाब। या फिर ऐसा हुआ होगा कि उसका बैकलैश बहुत स्ट्रांग रहा होगा, कि इतना स्ट्रांग बैकलैश कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई होगी। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। ये कारण अम्बेडकर की राइटिंग में नहीं मिलता है। अम्बेडकर बहुत एडेमेंट थे। अम्बेडकर इस बात पे एडेमेंट थे कि नहीं, हमें तो वहाँ पे पानी पीने को नेचुरल करना है, नॉर्मल करना है, वहाँ पे सब लोग जाके पानी पिएंगे उस तालाब में। तो अम्बेडकर ने एक दूसरे सत्याग्रह की घोषणा कर दी। ये सत्याग्रह का अगर आप अम्बेडकर का भाषण सुनेंगे तो भाषण से आपको ये सत्याग्रह नहीं लगेगा, क्योंकि सत्याग्रह बहुत ही सॉफ्ट वर्ड है। तो 1927 में 25, 26 और 27 ये 3 दिन डिसाइड किए गए कि इन 3 दिनों में दोबारा से सत्याग्रह किया जाएगा। और तीनों दिन का अगर आप एजेंडा देखेंगे तो तीनों दिन के एजेंडा में ये है कि 25 तारीख को पहले हम जाके पानी पिएंगे, फिर हम आएंगे, फिर भाषण होगा, फिर जाके पानी पिएंगे, फिर हम आएंगे, फिर कुछ नाचने गाने का प्रोग्राम होगा, फिर हम जाके वहाँ पे पानी पिएंगे, फिर हम आएंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर रात को फिर से जाके पानी पिएंगे और फिर हम आके सो जाएंगे। इसी तरह से 26 तारीख का ये एजेंडा है और इसी तरह से 27 तारीख का ये एजेंडा है। इस एजेंडे में अम्बेडकर का सपोर्ट कर रहे थे वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके अपने एम्बिशंस होते हैं। उन्हीं लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक लोकल पार्टी थी सोशल सर्विस लीग। और सोशल सर्विस लीग जो थी उसके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस थे और गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे उसी सोशल सर्विस लीग से आते थे। तो अम्बेडकर का महाड़ का जो मूवमेंट था ये पॉलिटिकल मूवमेंट था। अब आप एक चीज़ को और सोचिए, 25 दिसंबर को ये इवेंट होना था। 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर के एजेंडे में अम्बेडकर ने पानी पीने का डाल रखा था कि हम बार बार तालाब पे जाके पानी पिएंगे। कोर्ट के ऑर्डर्स ये थे कि आप वहाँ से जाके पानी नहीं पी सकते, लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उन अम्बेडकर को पूरा सपोर्ट किया। अगर वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो वो इस इवेंट को कैंसिल कर सकती थी धारा 144 लगाकर। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि ब्रिटिशर्स हमेशा फॉल्ट लाइन देखते हैं और ब्रिटिशर्स इस चीज़ को एनकरेज करते हैं कि आपस में थोड़ा झगड़ा हो, करते थे कि आपस में झगड़ा हो, आज भी यही करते हैं वैसे। तो 25 दिसंबर को ये सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। अम्बेडकर 24 दिसंबर को महाड़ में आ चुके थे। अब 24 दिसंबर को वो नदी पार करके जब महाड़ में आए और नदी पार करने से लेकर और महाड़ तक जब वो लास्ट के पैदल यात्रा कर रहे थे, तो अगर आप वहाँ पे भाषण देखेंगे तो वहाँ पे भगवानों की जय जयकार करते हुए ये दलित लोग जा रहे थे। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए दलित लोग जा रहे थे। कार्यक्रम के शुरुआत में बच्चों ने ईश्वर की वंदना की है। ये आज के उन दलितों के मुंह पर तमाचा है जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं और शिवजी भगवान को गाली देते हैं, या फिर ये अम्बेडकर की अपनी नीतियों के ऊपर तमाचा है। तो जो भी है, मैं तो केवल फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ
कि 25 दिसंबर को जब महाड़ के सत्याग्रह के लिए अंबेडकर जा रहे थे तो उनके साथ जो दलित लोग जा रहे थे वो नारा जो लगा रहे थे वो हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो नारे लगाए गए वो जीजाबाई के नारे लगाए गए। अब जीजाबाई तो दलित नहीं है। ये नारों को बताने का मेरा पर्पस केवल इतना है कि हम उस समय के पॉलिटिकल क्लास नहीं, अंबेडकर तो पॉलिटिकल क्लास से आते हैं, हम उस समय के लोकल दलित जो लोग थे उनके माइंडसेट को समझ सकें। और शायद इसीलिए अंबेडकर ने ये बात अपने पैम्फलेट में नहीं डाली कि हम मनुस्मृति का दहन करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो पैम्फलेट में डालते तो हो सकता है कि उसी दलित कम्युनिटी का सपोर्ट उनको नहीं मिलता। और बाद में यही हुआ। बाद में अगर आप देखें तो पूना पैक्ट में अंबेडकर को घुटनों पे आना पड़ा और अंबेडकर गांधी के सामने झुकना पड़ा। वो इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि दलितों का सपोर्ट गांधी की तरफ चला गया। दलितों का सपोर्ट गांधी की तरफ इसलिए गया क्योंकि गांधी दलितों को हिंदुइज्म में जोड़ कर रखना चाहते थे और अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। जैसे मुस्लिमों का सेपरेट इलेक्टोरेट है उसी तरह से दलितों का सेपरेट इलेक्टोरेट हो। ब्रिटिशर्स सेपरेट इलेक्टोरेट को मंजूरी दे चुके थे। हम गांधी को कितनी भी गाली दें, लेकिन दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट को जो कैंसिल कराया वो गांधी ने कराया। अब आते हैं प्रस्तावों पे। तो 25 दिसंबर 1927 को जो प्रस्ताव पास हुए उसमें से दूसरा प्रस्ताव, टोटल 4 प्रस्ताव पास हुए थे, उसमें से दूसरा प्रस्ताव था मनुस्मृति को दहन का, मनुस्मृति को जलाने का। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने। इस प्रस्ताव का समर्थन किया राजभोज ने और इस प्रस्ताव की पुष्टि की थोरात ने। आप देखिए इसी प्रकार राजनीति चलती है। राजनीति में यदि कोई कंट्रोवर्शियल काम करवाना हो तो शीर्ष पे बैठा हुआ आदमी कभी वो खुद नहीं बोलता, वो नीचे के लोगों से कराता है। यदि कोई मान लीजिए पार्टी का अध्यक्ष है तो अगर अच्छी बात बोलनी होगी तो पार्टी का अध्यक्ष आके खुद अनाउंसमेंट करेगा। लेकिन जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात बोलनी होगी, कुछ ऐसी बात बोलनी होगी जिसका पता नहीं है कि जनता कैसे रिएक्ट करेगी, तो ऐसी बात को बोलने के लिए थोड़े लोअर लेवल के लोगों को भेजा जाता है ताकि अगर जनता बैकलैश करे तो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति आकर ये कह दे कि इस आदमी ने ये गलत किया और उसको पार्टी से, चाहो तो उसको पार्टी से निकाल दो, कुछ भी कर दो। आप देखिए आज भी राजनीति इसी प्रकार चलती है। आप देखेंगे संघ की भी नीति ऐसी है। संघ ने कभी भी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो मस्जिद को बचाने वालों में आगे का जो फर्स्ट डिफेंस था मस्जिद का, वो चड्डी पहने हुए संघ के लोग खड़े हुए थे और आज ये राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। बाद में जब वो मस्जिद टूट गई, शिवसेना ने खूब समर्थन किया था। बाद में जब वो मस्जिद टूट गई तो क्रेडिट संघ ने लिया कि देखो हमारे स्वयंसेवकों ने जाके मस्जिद तोड़ी। स्वयंसेवकों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम किया था और संघ के बोलने के विरोध में वो काम किया था। अभी भी अगर आप देखें तो मोहन भागवत का राम मंदिर के बाद बयान था कि अब हमें और किसी मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। लेकिन अगर शिवलिंग मिल गया, अगर मान लो ज्ञानवापी जो है वो हिंदू लड़कर ले ले, तो सबसे पहले क्रेडिट लेने के लिए यही बीजेपी और संघ आएगी। तो राजनीति का ये चरित्र होता है। राजनीति हमेशा फॉल्ट लाइंस को देखती है। हमें यदि हम राजनीति से जुड़ेंगे, और मैंने तो जुड़ के देखा है, आप लोगों ने देखा है कि मैंने जुड़ के भी देखा है, लेकिन राजनीति जो है वो तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। तो गांव में रहने वाले मेरे सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि गांव को जोड़ के रखो, अपने परिवार को जोड़ के रखो, अपने मित्रों को जोड़ के रखो, चाहे वो कोई भी हैं, चाहे वो दलित है, शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, सबको जोड़ के रखो। क्योंकि ये जो जुड़ाव है ये नेचुरल है हमारा। धर्म हमें जोड़ता है और पॉलिटिक्स हमें तोड़ने की कोशिश करेगी। तो यदि आप पॉलिटिकल लाइंस को फॉलो करोगे तो आप हमेशा टूटोगे। गांव में लोग जो हैं वो एमपी के चुनाव में लड़ मरते हैं कि मैं बीजेपी को समर्थन कर रहा हूं, तू कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, आज से हमारा रोटी पानी बंद, दोनों आपस में रोटी नहीं खाएंगे एक दूसरे के घर। उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जिस कांग्रेसी का आप विरोध कर रहे होंगे वही कांग्रेसी बीजेपी में आ जाएगा और बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो है वो उसी को माला पहना के और मोदी उसको देशभक्त घोषित कर देंगे। और यही आईटी सेल जो है वो आपको गाली देने लगेगी और कहेगी कि नहीं देखो ये पक्का देशभक्त है। ये नृपेंद्र मिश्र के साथ क्या हुआ, उसी ने गोली चलवाई थी ना कार सेवकों के ऊपर। आज वही राम मंदिर का सर्वा बने बैठा है, राम मंदिर ट्रस्ट का, उसको पीएमओ में जगह मिल गई।
जब तक भाजपा सत्ता में नहीं आई थी तब तक उसी नृपेंद्र मिश्र को मीडिया में इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता था जैसे आरएसएस उसको सीआईए का एजेंट मानती है। और सत्ता में आने के बाद पहले प्रधानमंत्री ने उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया पीएमओ में, और फिर राम मंदिर का सर्वे सर्वा उसको बना दिया, राम मंदिर ट्रस्ट का। जो मनुस्मृति को जलाते हैं, क्या उनको बीजेपी टिकट नहीं देती? दिल्ली की विधानसभा में टिकट नहीं दिया? तो राजनीति हमेशा तोड़ती है और धर्म हमेशा जोड़ता है। धर्म को पकड़ के रखिए, ये समाज तभी जुड़ा रह सकता है। राजनेताओं के पीछे चलना हमें बंद करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो महाड़ सत्याग्रह के ऊपर। ये मुहिम जारी रहेगी, ये वीडियो सीरीज़ जारी रहेगी। कम से कम 1 महीने तो मैं ये वीडियो सीरीज़ चलाऊंगा। ना मैं अंबेडकर की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं अंबेडकर की तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं यथार्थ पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।